रात में चुपके से स्विम करके पहुंचे और लिम्पिट माइंस लगानी शिप्स पे, और फिर धमाके पे धमाके। जब बड़े बड़े फेक सब्जी के ऑर्डर प्लेस किए गए तो पाकिस्तान जाल में फंस गया और रॉ के दोनों एजेंट उसी शिप में छुप के पाकिस्तान पहुंचे। धोखा इसलिए हुआ क्योंकि मुक्ति वाहिनी के कमांडो डाल दिया ऑपरेशन एक्स में। रेडियो पे 2 गाने बजा के सिग्नल देंगे, उसी टाइम पे ऑपरेशन एक्स स्टार्ट कर देना। इस सीक्रेट सील्ड ऑर्डर में जो पापा और माइक लिखा है, इसका मतलब था वेस्ट बंगाल में छुप के एक सीक्रेट कैंप बनाया और कोड रखा C2P। लेकिन हुआ उल्टा, वेस्टर्न कंट्री ने धोखा देके इंटेल पाकिस्तान को दे दी। INS राजपूत ने उसी जगह पे 2 बैक टू बैक फायर मारे। मैं वापस आऊं ना आऊं, लेकिन INS राजपूत जरूर वापस आएगा। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर उडू के बारे में। देखिए, काफी कंपनीज के HR डिपार्टमेंट्स में HR अच्छी क्वालिटी हायरिंग करने की जगह अपना मोस्टली टाइम वेस्ट कर देता है एक्सेल शीट्स पे डेटा मेंटेन करने में, या सैलरी पेरोल के रिकॉर्ड्स में हुई मिस्टेक्स को सुधारने में, और कुछ बेसिक काम जैसे लीव अप्रूवल, इंटरव्यू प्रोसेस फॉलोअप्स में। जबकि आज के टाइम में ये सब एक ही सिस्टम से बहुत इजीली ऑटोमेट हो सकता है। उडू के HR एप्स एग्जैक्टली यही करते हैं। अब आपको मैनुअली रिकॉर्ड्स रखने की नीड नहीं। इसमें सैलरीज, अटेंडेंस और लीव रिक्वेस्ट सब रियल टाइम में रिकॉर्ड होता है, जिसको आप मोबाइल ऐप से ट्रैक कर सकते हैं, जिससे एरर्स, मिस्टेक्स मिनिमम हो जाते हैं और आप फिर एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो। इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट के टाइम रिज्यूमेस, फीडबैक्स और अप्रूवल्स एक जगह ट्रैक होते हैं। ऑनबोर्डिंग के टाइम ID कार्ड, डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स ऑटो मैनेज हो जाते हैं, और अप्रेजल्स एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होते हैं। और सिर्फ उडू के HR एप्स ही नहीं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे उडू बिजनेस सूट को, जिसमें अकाउंटिंग, CRM, सेल्स और भी 45 प्लस एप्स एक साथ इंटीग्रेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उडू HR के सारे एप्स को यूज करना है तो पर एम्प्लॉय सिर्फ 90 रुपीज के मंथली सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यूज उडू HR एंड ग्रो योर बिजनेस, लिंक इज इन द बायो। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ईयर 1971 का जो टाइम था, इस टाइम पे पाकिस्तान 2 पार्ट में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि आज का बांग्लादेश, यहाँ के लोग इनकी वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप जो इनके साथ लैंग्वेज वगैरह को लेके भेदभाव कर रही थी, उसके खिलाफ ये सड़कों पे आ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने 25 मार्च 1971 को एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। मास में मर्डर हो रहे थे। अब 25 मार्च को जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग इंडिया के अंदर घुसने लगे। और ये जो लोग इंडिया के अंदर घुस रहे थे, ये नंबर कम नहीं था। डेली 50,000 से ज्यादा रिफ्यूजी इंडिया में घुसने लगे थे। जगह जगह पे इंडिया को रिफ्यूजी कैंप तक बनाने पड़ रहे थे। और बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो रिफ्यूजी का नंबर था, ये 90 लाख से भी ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए, सुनने में तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा था। पैसे का बहुत नुकसान हो रहा था। $700 मिलियन का बर्डन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का 4% इसी चीज को संभालने में लग जा रहा था। और बॉर्डर ये बहुत लंबा था, तो इसको रोकना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन रिफ्यूजी के जो नंबर थे, वो बहुत तेजी से डे बाय डे बढ़ रहे थे, और इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि इंडिया की डेमोग्राफी तक चेंज होने का डर खड़ा हो गया था। मतलब कि इंडियन रीजन में आबादी बदलने तक का डर खड़ा हो गया था। अब इससे निपटने के लिए इंडिया ने बहुत सारे तरीके अपनाए, मल्टीपल जगह बात की, UN तक में गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया। और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो अप्रैल 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ को बुला के तुरंत ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए बोला। अब ये चीज जब तीनों चीफ्स के सामने रखी गई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें इस वॉर को जीतने के लिए टाइम चाहिए होगा, कि अगर ये वॉर हम अप्रैल 1971 की जगह दिसंबर 1971 में करेंगे तो श्योर शॉर्ट विक्ट्री होगी और डैमेज भी कम होगा। और फिर ये सारी चीजें डिस्कस होने के बाद इंदिरा गांधी जी प्रिपरेशन के लिए टाइम दे देती है। अब जब ये प्रिपरेशन का टाइम मिला तो इंडियन फोर्सेस का प्लान ये था कि ये जो 6-7 महीने मिले हैं प्रिपरेशन के लिए, इसमें पाकिस्तान को इतना वीक कर दिया जाए कि दिसंबर में जब वॉर हो तो एकदम आसानी से विक्ट्री हो। तो अगर आप यहां मैप पे देखोगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान पहुंच रही थी, उसके पहुंचने के 2 ही तरीके थे। एक एयर रूट था, दूसरा ये सी रूट था। तो 1 अप्रैल 1971 को तो इंडिया ने अपना एयर स्पेस तो ऑलरेडी बंद ही कर दिया था। अब दूसरा रास्ता बचा था सी रूट। पाकिस्तान मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान में सारे जो मिलिट्री सप्लाई वगैरह थे वो इसी रूट से भिजवा रही थी। तो उस टाइम के इंडियन नेवी के हेड SM नंदा जी जो थे, वो ये चाहते थे कि कैसे भी करके इस सी रूट को भी बंद कर दिया जाए, ताकि यहां से भी अगर हथियार वगैरह नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री की सप्लाई लाइन वगैरह बंद हो जाएगी, तो ईस्ट पाकिस्तान ऐसे ही चारों तरफ से आइसोलेट हो जाएगा। अब ये प्लान तो अच्छा था, लेकिन इंडिया खुद डायरेक्टली इस चीज को नहीं रोक सकता था, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाता। तो इसके लिए
अगले मंथ यानी कि मई 1971 को एक प्लान बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में एक प्लासी नाम से जगह है जहां एक सीक्रेट लोकेशन सेलेक्ट की जाती है और इस लोकेशन का कोड नेम था C2P। लेफ्टिनेंट कपिल और लेफ्टिनेंट दास इस सीक्रेट लोकेशन को मैनेज कर रहे थे और इस लोकेशन पे सारा कुछ सेटअप करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में जो मुक्ति बाहिनी के लोग पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, उनको इस C2P सीक्रेट कैंप में बुला के ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन मुक्ति बाहिनी के कमांडो को मैग्नेटिक लिम्पेट माइंस लगा के शिप्स को उड़ाना सिखाया गया। नाइट में नेविगेशन कैसे करना, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में सिखाई गई। प्लान सिंपल था कि ये लोग खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बजाय मुक्ति बाहिनी के जो कमांडो थे इनको ट्रेन करेंगे और ये कमांडो रात में अंडर वाटर स्विम करके जाएंगे और पाकिस्तान ये जो सी रूट से ईस्ट पाकिस्तान पहुंच रहा था, इन शिप्स के पास जाएंगे, उनके नीचे मैग्नेटिक लिम्पेट माइंस लगा के वापस आ जाएंगे और जब एक के बाद एक पाकिस्तानी शिप्स उड़ने लगेंगे तो अपने आप ये जो रूट है पाकिस्तान के लिए ब्लॉक होने लगेगा, जिससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री वेपन्स वगैरह भेजने की जो सप्लाई लाइन है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो अब ये सारी ट्रेनिंग वगैरह पूरी करने के बाद एक सीक्रेट कोड रखा जाता है कि इंडियन रेडियो पे एक स्पेसिफिक टाइम पे 2 प्री डिसाइडेड गाने चलेंगे और जैसे ही वो चलेंगे, ऑपरेशन एक्स इसका नाम रखा गया था, तो ये ऑपरेशन एक्स स्टार्ट हो जाएगा। In a stunning revelation from South Asia, India's Navy reportedly executed a covert mission dubbed Operation X, crippling East Pakistan's naval capabilities. तो एज पर प्लान 15 अगस्त 1971 की रात को रेडियो पे एग्जैक्ट गाने बजते हैं और जैसे ही रेडियो पे ये गाने बज के सिग्नल मिलता है, मुक्ति बाहिनी के कमांडो चितगोंग, मोंगला, चांदपुर, इन सारे इलाकों से निकल के अंडर वाटर स्विम करके पाकिस्तान के शिप्स जो उस रूट पे चल रहे थे उनके पास पहुंचते हैं, मैग्नेटिक लिम्पेट माइंस लगा देते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रिगर होकर ब्लास्ट करना था, जिसको इसका नाम ऑपरेशन एक्स रखा गया था। तो ये ऑपरेशन एक्स स्टार्ट जैसे ही होता है तो एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और 16 अगस्त 1971 को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। MV अल अब्बास और MV हरमोज ये सब उड़ जाते हैं। करीब 19,000 टन आर्म्स और एम्यूनिशन का नुकसान हुआ। ये जो 19,000 टन का जो नंबर है ये आपको अलग अलग जगह पे चेंज भी मिल सकता है, जो सबसे ज्यादा लिखा गया मैंने वो यूज किया। अब ये जो ऑपरेशन एक्स स्टार्ट हुआ था, जो बैक टू बैक पाकिस्तान की शिप्स पे धमाके हो रहे थे और ये पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे हो रहे हैं धमाके, शिप्स के अंदर शिप्स जा रही हैं और धमाके हो जा रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत हैरान हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान की सारी मिलिट्री सप्लाई लाइन जो थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में जा रही थी, वो डिसरप्ट होती जा रही थी। 100 से ज्यादा वेसल्स में ब्लास्ट हो चुके थे। हाल ये हो गया था कि पाकिस्तान अपनी शिप्स इस रूट में भेजने में भी डरने लगा था। ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूं, ये कैप्टन MNR समंत जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी अपनी बुक में मेंशन कर रखा। अब देखिए, इसके कुछ टाइम बाद ऑपरेशन एक्स की वजह से ये जो ब्लास्ट हो रहे थे पाकिस्तानी शिप्स पे, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से हो रहे थे और जिस प्लान तरीके से ये हो रहे थे अटैक, पाकिस्तान को समझ में आने लगा था कि ये मुक्ति बाहिनी का कोई गुरिल्ला अटैक नहीं है, बल्कि इंडिया बैक्ड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है। यूएसए भी पाकिस्तान के साथ था, वो भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान मिलिट्री जो ईस्ट पाकिस्तान में कर रही है उसके बीच में इंडिया आके खड़ा हो जाए। तो जब ये सब हो रहा था तो यूएसए भी अपने एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम से इंडिया की भी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। 22 दिसंबर 1971 को CIA के ऑफिस ऑफ नेशनल एस्टिमेट्स ने एक सीक्रेट मेमोरेंडम बनाया था। अभी तो ये डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड हो गया है। फॉरेन रिलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट 144 के नाम से मिल जाएगा, ये उसकी कॉपी है। तो उस टाइम पे भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूएसए ने साफ लिखा था मुक्ति बाहिनी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो पाकिस्तान के ऊपर ब्लास्ट हो रहे थे और इंडिया का नाम जब इसमें सामने आ रहा था, तो पाकिस्तान ने एकदम ऑफेंसिव मोड ऑन कर दिया इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान ने अपने कराची और आसपास के जो एयरबेस थे उन पर फाइटर्स और नेवल यूनिट्स को फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया। अब पाकिस्तान ने अपने ऑफेंसिव मोड में जब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट वगैरह स्टार्ट किया तो ये सारी इंटेलिजेंस इंडिया के नेवी हेडक्वार्टर में भी आने लगी कि ऑपरेशन एक्स में जो नुकसान हो रहा है इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी कुछ प्लान कर सकता। तो इंडियन नेवी अपने शिप्स को लेकर अलर्ट हो जाती है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे सारी खड़ी शिप्स पे एयर स्ट्राइक कर दी थी, कहीं पाकिस्तान भी ऑपरेशन एक्स का बदला लेने के लिए ऐसा ही कुछ ना सोच रहा हो। और उस टाइम पे इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, वो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था। अब देखिए, INS विक्रांत जो था ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेवल एसेट था। इंडियन ओशियन में ये एक सिटी के साइज का चलते फिरते एयरबेस की तरह था। इसके ऊपर 20 से 25 फाइटर जेट से भी ज्यादा ऑपरेट कर सकते थे। वॉर के अंदर अकेले INS विक्रांत पूरी बाजी पलटने का दम रखता था, इसलिए इसको सेफ रखना बहुत जरूरी था। लेकिन सेम टाइम पे एक दिक्कत और थी इसमें कि INS विक्रांत में कुछ रिपेयर का काम भी बचा था। इसके एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए कैटापुल्ट लॉन्चर जो था उसमें दिक्कत थी और इसके A1 बॉयलर के मल्टीपल वाटर ड्रम भी रिपेयर होने थे और उनके स्पेयर पार्ट वगैरह जो थे वो ब्रिटेन से मंगवाने पड़ते थे और 3-4 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता।
तो आईएनएस विक्रांत को कहीं सेफ लोकेशन पे छुपाना है या वॉर के लिए रेडी करना है, इन सारी चीजों को लेकर मल्टीपल डिस्कशन होने लगे कि इसको सेफ रखा जाए या फिर इसको वॉर में उतारा जाए। और इंडियन नेवी के अंदर सबका यही कहना था कि आईएनएस विक्रांत का रिपेयर होना भी पेंडिंग है, तो इसको आगे जो वॉर होनी है उसमें इन्वॉल्व करना सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन इंडियन नेवी के हेड एसएम नंदा और वाइस एडमिरल हीरा नंदानी सबके अगेंस्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा सबसे पावरफुल वेपन है, इसको जरूर वॉर में उतारना चाहिए। और रही बात रिपेयर की, तो इसको हम वॉर रेडी बना देंगे। और फिर मल्टीपल डिस्कशन के बाद इस चीज को लेकर अप्रूवल मिल जाता है। और जैसे अप्रूवल मिलता है तो आईएनएस विक्रांत जो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था, उसको मुंबई के कोबाल पोर्ट पे शिफ्ट करके रिपेयर का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। और जब ये रिपेयर हो जाता है उसके बाद आईएनएस विक्रांत को पहले कोबाल पोर्ट से कोचिन, फिर कोचिन से मद्रास बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और यहां पहुंचने के बाद आईएनएस विक्रांत एक सेफ रेंज में आ जाता है, जिसके बाद ये मद्रास, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच जो 18,000 माइल्स का जो एरिया था, वहां पे इसको सर्वेलेंस का काम दे दिया जाता है। अब आईएनएस विक्रांत जब ईस्ट कोस्ट पे पहुंचा तो इस चीज का इंटेल पाकिस्तान की नेवल इंटेलिजेंस को भी मिल जाता है। तो इस चीज को सुन के पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एयर स्पेस ऑलरेडी बंद था। पूरा सी रूट पे पाकिस्तान के जो शिप थे उन पे धमाके हो रहे थे ऑपरेशन एक्स की वजह से। ऊपर से आईएनएस विक्रांत जो इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उसको इंडिया ने ईस्ट कोस्ट में शिफ्ट कर दिया। तो पाकिस्तान का डर था कि अगर आईएनएस विक्रांत का यूज करके ईस्ट कोस्ट पे पूरा नेवल ब्लॉकेड लगा दिया तो ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान की मिलिट्री का पूरा कंट्रोल हट जाएगा। और ये जो सारी रीएनफोर्समेंट, वेपन सप्लाई, ये सारी चीजें जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रही हैं इस रूट से, ये भी बंद हो जाएंगी। और ईस्ट पाकिस्तान जहां ऑलरेडी मुक्ति बानी के कमांडो इतनी ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं और वहां पे जब ये सारी सप्लाईज पहुंच नहीं पाएंगी तो ईस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। और ये वो टाइम था कि यहां से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था, आईएनएस विक्रांत का अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ईस्ट पाकिस्तान इनके हाथ से जाना तय है। और ये जो डर था पाकिस्तान का आईएनएस विक्रांत को लेके, ये आगे चल के सही भी होता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब यहां से पाकिस्तान सारी चीजें छोड़ के आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना स्टार्ट करता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो था नहीं, लेकिन इसके पास 4 सबमरीन थी, जिसमें से 3 सबमरीन जो थी, हैंगूर, मैंग्रो और शुशुक, ये तो शॉर्ट रेंज वाली सबमरीन थी पाकिस्तान के पास। तो ये आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के वहां जाके डैमेज करना इतना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। लेकिन जो इनकी चौथी सबमरीन थी, वो एक लौती लॉन्ग रेंज सबमरीन थी पाकिस्तान के पास, जो आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के उस पर हमला करके उसको रास्ते से हटा सकती थी। और इस सबमरीन का नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी को पानी के नीचे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये जो पीएनएस गाजी है, ये पहले यूएसए के पास थी, तब इसका नाम यूएसएस डियाब्लो था। लेकिन जब ईयर 1961 में इंडिया के पास आईएनएस विक्रांत आया था, तो इसको काउंटर करने के लिए ईयर 1963 में यूएसए ने सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम एसएपी के अंडर इसको पाकिस्तान को लीज पे दे दिया था। और फिर पाकिस्तान ने इसका नाम बदल के पीएनएस गाजी S-130 कर दिया था। तो अब पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन पीएनएस गाजी था आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने के लिए। तो सितंबर 1971 आते आते पाकिस्तान की लीडरशिप ये फैसला ले चुकी थी कि अब पीएनएस गाजी को बे ऑफ बंगाल भेज के आईएनएस विक्रांत को गिराना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो पीएनएस गाजी था, इसकी भी हालत बहुत खराब थी, पुराना हो गया था ये, और इसके मार्क 14 टॉर्पीडोज में एक टेक्निकल इशू चल रहा था। और करीब 1 वीक पहले जब पीएनएस गाजी को एक शॉर्ट पेट्रोलिंग के लिए अरेबियन सी में भेजा गया, तो मैकेनिकल इशू की वजह से बीच रास्ते से वापस बुलाना पड़ गया था। तो पीएनएस गाजी में ये जो सारे इशू चल रहे थे, इसकी वजह से पाकिस्तान की नेवी पीएनएस गाजी को बे ऑफ बंगाल में मिशन के लिए भेजने के लिए मना कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की लीडरशिप मानती नहीं है, वो अपना फैसला बना चुकी थी और प्रिपरेशन स्टार्ट करा देती है। अब पाकिस्तान को ये तो पता था कि आईएनएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। और इसको पता करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक वेस्टर्न कंट्री थी, उसके एयरक्राफ्ट को बहाने से मद्रास के पास भेजा गया और फिर मद्रास के पास पहुंच के एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना बना के इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की इंडिया से। अब जब उस वेस्टर्न कंट्री के एयरक्राफ्ट ने इस तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट करी तो इंडिया मना नहीं कर सकता था, उसको अलाउ करना पड़ा। और फिर इस एयरक्राफ्ट ने मद्रास पोर्ट पे उतरने के बाद आसपास के एरिया में मल्टीपल टेस्ट ड्राइव करी सही करने के बहाने से, और उसी बीच में इसको आईएनएस विक्रांत दिखा, उसकी पिक्चर्स ली इन्होंने, कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिए, और फिर सेम वीक में ये जो आईएनएस विक्रांत की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी, इसको पाकिस्तान नेवल वॉरफेयर के डायरेक्टर कैप्टन अब्दुल वाहिल भूमल को भेज दी। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान के पास आईएनएस विक्रांत है कहां पे, उसकी डिटेल्स भी आ गई थी। और ये जो वेस्टर्न कंट्री थी, कौन सी वेस्टर्न कंट्री का ये एयरक्राफ्ट था, इसका पता नहीं चल पाया। जहां भी लिखा गया वहां वेस्टर्न कंट्री मेंशन है। इसके बाद डेट आती है 8 नवंबर 1971, और इस दिन को कैप्टन जफर मोहम्मद खान, जो कि 1965 की वॉर में पीएनएस गाजी का टॉर्पीडो ऑफिसर भी था, इस मिशन के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, पीएनएस गाजी का कमांडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। और फिर बेसिक डिटेल्स जो थी आईएनएस विक्रांत की, वो इसको दे दी जाती हैं। और फिर 1 वीक बाद 14 नवंबर 1971 की डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस दिन पीएनएस गाजी
अपने मिशन पे जाएगा। और फिर सारी प्रिपरेशन के बाद डेट आती है 14 नवंबर 1971। इस दिन पीएनएस गाजी को मिशन के लिए निकलना था और पीएनएस गाजी में सीईओ कैप्टन जफर मोहम्मद खान के साथ 93 मेंबर थे, जिसमें से 11 ऑफिसर्स थे। ये अपना निकलने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जितने भी ये लोग थे, इनमें से किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि एग्जैक्टली क्या करना है। मिशन की जितनी भी डिटेल्स थी उसके लिए नेवल हेडक्वार्टर ने इनको सील्ड ऑर्डर हैंड ओवर कर दिए थे और एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे जिस जगह पे जाके इन सील्ड ऑर्डर्स को खोलना था। और इसके साथ ये भी कहा था कि किसी वजह से इन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने में डिले हो जाए या कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो इस सील्ड ऑर्डर को उस केस में खोल लेना, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। और इस ऑर्डर में एग्जैक्टली लिखा क्या था उसकी कॉपी भी आपको आगे दिखाऊंगा अभी। तो अभी तक पीएनएस गाजी में जितने भी लोग थे उनको बस इतना पता था कि आईएनएस विक्रांत के आसपास पेट्रोलिंग करनी है, डिटेल्स इकट्ठी करनी है, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी। तो इसके बाद पाकिस्तान का नेशनल एंथम वगैरह बजता है और यहां से पीएनएस गाजी निकलता है और निकलते ही राइट टर्न लेता है और 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ जाने के लिए इंडिया का जो बॉर्डर था उससे 400 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस थी वो मेंटेन करता है और 20 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है ताकि इंडियन सर्वेलांस इसको डिटेक्ट ना कर पाए। पीएनएस गाजी में जितने लोग बैठे थे इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये एग्जैक्ट रूट था और 2 दिन बाद 16 नवंबर 1971 को ये यहां तक पहुंच जाते हैं। ये लोग डे बाय डे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब गाजी इस रूट पे इधर निकलता है तो इंडियन नेवी ऑलरेडी कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इधर ढाका के जितने कम्युनिकेशन सिग्नल थे उनको ट्रैक कर रहा था। और उस टाइम पे इंडियन नेवी के पास हाईटेक कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन एक स्मार्ट रेडियो डायरेक्शन फाइंडर था। ये पाकिस्तान के जो सीक्रेट मैसेजेस थे उनको एग्जैक्टली इनक्रिप्ट नहीं कर पाता था, लेकिन किस डायरेक्शन से सिग्नल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं वो बता देता था। पाकिस्तान के नेवी हेडक्वार्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे एनक्रिप्टेड मैसेज भेज के कम्युनिकेट कर रहा था कि अब यहाँ पे पहुंच गया है और अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा था वो सारी डिटेल्स भेज रहा था। अब जब ये लोग बीच बीच में शॉर्ट मैसेज भेज के बात कर रहे थे तो इंडिया का ये जो रेडियो डायरेक्शन फाइंडर था ये एक पैटर्न ट्रैक करता है कि साउथ ईस्ट सी की एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक कोई सबमरीन या वेसल टाइप की चीज है जो धीरे धीरे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन के पास पहुंच रही है और वो पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में हर थोड़ी देर पे शॉर्ट सिग्नल भेज रही है। अब ये चीज जब सीईओ धर्मदेव दत्ता, इनको ट्रिपल डी भी कहते थे, इनको पता चलती है, ये इस चीज को सीरियस लेते हैं और इसकी और डिटेल्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पता चलता है कि लास्ट कुछ दिनों से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में ये जो सीक्रेट मैसेजेस होते हैं इनके वॉल्यूम्स अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गए थे और इसी बीच में इन्होंने एक वायरलेस एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को भी पकड़ा था। तो उसमें पता चला था कि ये ईस्ट पाकिस्तान के चिटगोंग से एक स्पेशल ग्रेड लुब्रिकेंट ऑयल की रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये जो ऑयल था ये सिर्फ माइन स्वीपर्स या फिर सबमरीन्स में यूज होता था। और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट में भी एक सबमरीन या वेसल टाइप की चीज मल्टीपल शॉर्ट मैसेजेस भेजते हुए पाकिस्तान में धीरे धीरे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन की तरफ भी पहुंच रही है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये पता चलता है कि पाकिस्तान के पास एक ही लॉन्ग रेंज सबमरीन थी जो इतना लंबा रूट कवर कर सकती है और वो थी गाजी। और इंडिया के पास पीएनएस गाजी की फ्रीक्वेंसी, हैबिट्स, पावर लेवल, एंटीना पैटर्न, इनकी डिटेल्स ऑलरेडी थी, उसको भी मैच किया गया तो पीएनएस गाजी से मैच हुई वो। तो यहां से सीईओ धर्मेंद्र देव दत्ता ट्रिपल डी इनको कंफर्म हो गया था कि सबमरीन पीएनएस गाजी है जो आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। और सेम टाइम पे इंडिया के पास एक और इंटेल आता है कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे एक नया सर्वेलांस सिस्टम लग रहा है। अब वॉर के टाइम पे ऐसे कोई नया इक्विपमेंट आ जाता है किसी दूसरे देश के पास तो वो गेम चेंजर बन जाता है, इसलिए इसकी डिटेल्स भी पता करनी बहुत जरूरी थी। तो हुआ क्या था कि सेम रूट पे जो इंडिया और पाकिस्तान का था, यहाँ पे इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट ने एक इंडियन डॉक्टर जिसका नाम कवास जी था उसको स्मगलिंग करते हुए पकड़ा था। तो आरएनएडब्ल्यू ने इसको जेल से उठा के इससे डील वगैरह करी और टास्क दिया कि सेम रूट पे जैसे पहले पाकिस्तान जाता था शिप लेके वैसे ही दोबारा जाना है, बस जाते टाइम हमारे 2 बंदे शिप के अंदर ले जाने हैं। और ये दोनों जो थे ये रॉ के एजेंट थे जिनका कोड नेम था रॉड और मूरियार्टी। तो एज पर प्लान कॉस जो था वो सेम रूट पे इन दोनों एजेंट्स को लेके पाकिस्तान के पोर्ट पे जाना स्टार्ट करता है और फिर वहां पहुंचने के बाद ये जो दोनों एजेंट थे वहां पे फोटोग्राफ्स वगैरह लेना स्टार्ट करते हैं और जो शिप थे उनकी काउंटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। और फोटोग्राफ जब ये ले रहे थे तो इसी टाइम पे इनकी नजर एक स्ट्रक्चर पे पड़ती है जिसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस बैटरी लगी हुई थी। अब देखिए ये चीज थोड़ी सी अनयूजुअल थी क्योंकि ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रेडार सिस्टम पीस टाइम पे नहीं दिखते हैं, इमरजेंसी या फिर वॉर के टाइम पे ही दिखती हैं। तो ये जो इंटेल थी ये सारी इंटेल भी इंडियन नेवी के पास पहुंचा दी जाती है। तो ये सारी चीजों को जब जोड़ा गया तो यहाँ से समझ में आ गया कि पाकिस्तान मन बना चुका है वॉर का और ये जो पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ही आईएनएस विक्रांत को गिराएगा उसके बाद पाकिस्तान वॉर स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से इंडिया भी अपनी प्रिपरेशन तेज कर देता है और पीएनएस गाजी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा था
एग्जैक्टली वो है कहां, उसकी लोकेशन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था इंडिया के लिए। और पीएनएस गाजी जो था वो 16 नवंबर 1971 को ये जो ओखला पोर्ट है इसको क्रॉस कर चुका था और यहीं से अपने कोऑर्डिनेट्स वगैरह भेज के पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म भी किया था इसने। और फिर इसके बाद कोलंबो की तरफ जाना स्टार्ट करता है। नेवल एयरफील्ड जो थी गोवा की वहां पे पहुंचा, फिर कर्नाटका पहुंचा, फिर मैंगलोर पोर्ट की तरफ पहुंचा। इन सब को क्रॉस करता हुआ 18 नवंबर 1971 की रात को कोचीन पोर्ट जो कि केरला में था, यहाँ पे एक आइलैंड के पास पहुंचता है। और नेक्स्ट डे 19 नवंबर 1971 को ये यहाँ से होते हुए श्रीलंका के ट्रिनकोमल्ले पोर्ट पर पहुंचता है और यहाँ पे अपनी रिफ्यूलिंग और क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करा था। टोटल 2200 नॉटिकल माइल की जर्नी जो थी वो अभी तक कर चुका था। अब यहाँ से कमांडर जफर को जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर मिले थे उनको खोलना था। उनमें से एक लेटर पे लिखा था ओपन एट हाई सीज। तो ये जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर थे इनको कैप्टन जफर खोलता है और इसमें 2 टास्क कंप्लीट करने को लिखे थे। एक लिखा था गो टू मद्रास एंड सिंक आईएनएस विक्रांत और दूसरा टास्क ये था कि इन केस आईएनएस विक्रांत को सिंक ना किया जा सके तो विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास पहुंच के माइंस बिछानी है। तो ये जो दूसरा टास्क लिखा हुआ था, ये जो इंडिया ऑपरेशन एक्स के थ्रू पाकिस्तान के शिप्स उड़ा रहा था, उसका बदला लेने के लिए दूसरा टास्क सेट किया गया था। इसीलिए उन सीक्रेट ऑर्डर्स में लिखा गया था कि किसी वजह से अगर पहला टास्क पूरा ना हो पाए तो हर हाल में विशाखापट्टनम पोर्ट के पास माइंस जरूर लगानी है। तो यहां से पीएनएस गाजी की जो टीम थी और कमांडर जफर था उसको एग्जैक्ट आइडिया लगा था कि इनको यहाँ पे आईएनएस विक्रांत को गिराने के लिए भेजा गया है। तो कमांडर जफर अपने टास्क को पूरा करने के लिए धीरे धीरे करके आईएनएस विक्रांत की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन इंटेलिजेंस थी, इनको पता चल चुका था कि पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल तक पहुंच चुका है। और वो इसलिए पता चल चुका था क्योंकि पीएनएस गाजी इस पूरे रास्ते में शॉर्ट मैसेजेस, जिसको शॉर्ट एचएफ बर्स्ट भी कहते हैं, इसके थ्रू पाकिस्तान हेडक्वार्टर से बीच बीच में अपना ट्रांसमिशन ओपन करके बात कर रहा था। तो इन शॉर्ट मैसेजेस को पकड़ने में तो इंडिया के लिए दिक्कत हो रही थी। तो इंडिया क्या कर रहा था उस समय कि पीएनएस गाजी जब अपना ट्रांसमिशन ओपन करता था पाकिस्तान में मैसेज भेजने के लिए, तो उसी छोटे से विंडो को पकड़ के इंडिया क्या करता था, उस फ्रीक्वेंसी पर पावरफुल बैकग्राउंड सिग्नल भेजना शुरू कर देता था, जिससे पीएनएस गाजी और पाकिस्तान के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था वो समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये शॉर्ट मैसेजेस थे वो बार बार रिपीट करने पड़ते थे, जिससे ज्यादा देर तक लोकेशन जो थी वो ट्रैक हो पाती थी। तो इस तरीके से इंडियन इंटेलिजेंस को पीएनएस गाजी किस स्पेसिफिक एरिया में है ये पता चल पा रहा था, लेकिन एग्जैक्ट उसकी लोकेशन इतने बड़े समुद्र के अंदर कहां थी वो अभी भी नहीं पता था। तो अब इसके बाद 28 नवंबर 1971 को गाजी अपने मिशन को पूरा करने के लिए श्रीलंका से निकल चुका था आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए। और श्रीलंका से निकलने के बाद 2 दिन तक ट्रैवल करता है और 22 नवंबर 1971 को वो मद्रास के एरिया में पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढने लगता है। तो अब पीएनएस गाजी जब मद्रास के एरिया में पहुंच चुका था तो जो इंडिया की ईस्टर्न नेवल कमांड थी, इन्होंने क्या कर रखा था, मद्रास पोर्ट के आसपास जो फिशिंग कम्युनिटी रहती है उनमें से कुछ लोगों को बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दे रखी थी, जिसमें इनको ऑयल स्लीक, स्नॉर्केल या फिर सबमरीन के ट्रेस से रिलेटेड कुछ भी दिखता था तो ये लोग उसको पहचान जाते थे और जो नियरेस्ट नेवल आउटपोस्ट होती थी उसको रिपोर्ट कर देते थे। तो जब पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट पे पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था तो उसी टाइम पे कुछ मछुआरे जो थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि उनको किसी बड़ी सी सबमरीन के ट्रेस दिखे। तो ये जो ट्रांसमिशन की डिटेल्स थी और फिशिंग कम्युनिटी के जो इंटेल्स थे, इन सबको मिला के ये चीज पता चल चुकी थी कि पीएनएस गाजी अब मद्रास के पोर्ट के आसपास ही कहीं पे आ चुका है। और जैसे इस चीज के बारे में वाइस एडमिरल एन कृष्णन को पता चलता है तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो अब यहां से वो मन बना चुके थे कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर होने से पहले वो आईएनएस विक्रांत को पीएनएस गाजी के साथ एंगेज नहीं करना चाहते थे। तो उनके पास अब ऑप्शन बचा था कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से विशाखापट्टनम वाला जो पोर्ट था वहां पे शिफ्ट कर दें। लेकिन मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि अगर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसमें भी अगर शिफ्ट कर दें तो जैसे मद्रास पोर्ट तक पीएनएस गाजी पहुंच चुका है तो विशाखापट्टनम पोर्ट तक भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि विशाखापट्टनम पोर्ट में भी शिफ्ट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आईएनएस विक्रांत सेफ रहेगा, सेम सिचुएशन वहां भी रिपीट हो जाएगी। अब ये सारे डिस्कशन जब चल रहे थे तो यहीं से डिसाइड होता है कि अंडमान एंड निकोबार के पास एक सीक्रेट लोकेशन है जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्सरे। वहां आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, पानी बहुत साफ था और इस लोकेशन का बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं था। और अच्छी चीज ये थी कि ये बे ऑफ बंगाल के पास में थी, तो अगर इन केस वॉर वगैरह भी स्टार्ट होती है और अगर हम आईएनएस विक्रांत को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं सीक्रेट लोकेशन पे, तो आईएनएस विक्रांत को एकदम से बे ऑफ बंगाल में लाना आसान होगा।
दूसरी चीज, पानी साफ था, तो कोई अगर पीएनएस गाजी जैसी शिप अगर वहां पे आएगी तो उसको ट्रैक करके उसको गिराना आसान होगा, साफ पता चल जाएगा साफ पानी में। तो ये सारे डिस्कशन होने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए आईएनएस विक्रांत को इस सीक्रेट लोकेशन, जिसका कोडवर्ड था पोर्ट एक्सरे, यहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आईएनएस विक्रांत जो था वो तो शिफ्ट हो गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मद्रास पोर्ट था, उस पोर्ट से 12 से 15 माइल्स की डिस्टेंस मेंटेन करके पीएनएस गाजी पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके कंटिन्यूअसली आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था। और पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर जो था वो अपने अलग अलग सोर्सेज जो ग्राउंड पे थे उनसे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और जो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आती थी वो पीएनएस गाजी को एक सीक्रेट कोड के थ्रू भेजता था। तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बना के मद्रास पोर्ट के पास आईएनएस गाजी को ढूंढ रहे थे। और इसी टाइम पे पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर से एक मैसेज भी भेजा गया था। ये उस मैसेज की कॉपी है। इसमें पापा, कराची और अरेबियन सी के बीच में एक लोकेशन थी, उस लोकेशन के बारे में रेफर किया गया है। ऐसे इसमें माइक जो है वो मद्रास का कोड नेम रखा गया। इस तरीके के मैसेजेस भेज के ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहे थे। अब एक तरफ ये पाकिस्तान मद्रास पोर्ट के पास आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन चाहते थे कि पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट की जगह अगर किसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट के पास आ जाए तो उसको मार के गिराना आसान होगा, क्योंकि विशाखापट्टनम पोर्ट पे इंडियन नेवी का स्ट्रांग होल्ड था। टेक्निकल कैपेबिलिटी विशाखापट्टनम पोर्ट की बहुत ही अच्छी थी। सोनार, हाइड्रोफोन्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट्स, ये सारे यहाँ पे थे। और जियोग्राफी भी ऐसी थी कि एक बार गाजी इधर आ जाता तो नेचुरल एस्केप के जो रूट्स थे वो बहुत कम हो जाते गाजी के पास। तो विशाखापट्टनम के पास गाजी को मारना ज्यादा आसान था। तो अब यहाँ से वाइस एडमिरल एन कृष्णन एक प्लान बनाते हैं। ये जानबूझ के रेडियो कम्युनिकेशन पे ऐसे बात करते हैं जैसे पाकिस्तान को लगे कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट के ही पास है। इन्होंने एकदम बेसिक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की ताकि पाकिस्तान इजीली उनको क्रैक करके ये कम्युनिकेशन ट्रेस कर सके और उसको ये लगे कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे आ चुका है। और इसके साथ साथ एक चीज और की इन्होंने, विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास जानबूझ के बल्क में सब्जी के आइटम जो थे वो बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिए। जब बड़े शिप्स आते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत जितना बड़ा शिप जब आता है तो पोर्ट के आसपास सब्जी वगैरह और खाने की बहुत जरूरत होती है, बल्क में रखना पड़ता है, तो ऑर्डर्स भी बड़े होते हैं। हाल ये कर दिया गया था विशाखापट्टनम पोर्ट पे, ऐसा लगने लगा था जैसे सब्जी मंडी खुल गई है, इतने ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिए गए थे। और इसकी वजह से आसपास के एरिया में ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे आने वाला है। तो जो लोकल पाकिस्तानी एजेंट जो थे वहां तक भी बात पहुंच गई और उन्होंने ये इंटेल पाकिस्तान तक भी पहुंचा दिया। तो ये जो मल्टीपल कोशिश की गई पाकिस्तान को यकीन दिलाने के लिए कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे है, 25 नवंबर 1971 को ये कोशिश कामयाब हुई। इस दिन ये सारे इंटेल पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में पहुंचे और सेम डे यानी कि 25 नवंबर 1971 को रात को 11:07 पे इन्होंने पीएनएस गाजी को एक सीक्रेट मैसेज भेजा। ऑक्यूपाई जोन विक्ट्री विद फुल डिस्पैच, इंटेलिजेंस इंडिकेट्स कैरियर इन पोर्ट। ये उस मैसेज की कॉपी है। अब ये मैसेज मिलते ही कैप्टन जफर बिना कुछ सोचे ये रूट पकड़ के मद्रास से विशाखापट्टनम पोर्ट 340 माइल दूर था उस तरफ निकल जाता है। और इस बार जब पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ निकलता है तो इससे पहले जो वो शॉर्ट मैसेजेस में बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में, वो बिल्कुल बंद कर देता है। कंप्लीट रेडियो साइलेंस पे निकलता है, क्योंकि उसको पता था कि इंडिया का विशाखापट्टनम पोर्ट ज्यादा हाईटेक है, वहां पे पीएनएस गाजी के सिग्नल पकड़ना इंडियंस के लिए ज्यादा आसान होगा। तो 25 नवंबर 1971 को मद्रास से निकलते समय पीएनएस गाजी कंप्लीट रेडियो साइलेंस पे विशाखापट्टनम की तरफ निकल जाता है और 27 नवंबर 1971 की रात को 10 बजे विशाखापट्टनम पोर्ट पे पहुंच जाता है और आईएनएस विक्रांत को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए ये हो गई थी कि इंडियन नेवी को मद्रास पोर्ट के बाद से पीएनएस गाजी है कहां पे, क्योंकि वो कंप्लीट रेडियो साइलेंस पे था, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब जब एकदम से पीएनएस गाजी गायब हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं पता चलता है, तो इंडिया के ईस्टर्न कमांड के हेड जनरल जेकब जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मल्टीपल डिस्कशन वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। उनको डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने जो प्लान बनाया पाकिस्तान को पता चल गया है, कहीं वो पोर्ट एक्सरे के पास पहुंच के आईएनएस विक्रांत पे ना हमला कर दे। बहुत सारे डिस्कशन एक साथ स्टार्ट हो गए थे इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर में। अब देखिए इंडिया के मैप पे अगर आप विशाखापट्टनम पोर्ट को देखोगे तो वो ये यहाँ पे है। इसको आप जूम करोगे तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो दो पार्ट में है। एक ये यहाँ पे इनर हार्बर है, यहाँ पे जो शिप्स वगैरह हैं वो खड़े होते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी होता है, और ये आउटर हार्बर है। और ये इधर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक वाटर है, यानी कि कंक्रीट और स्टोन के वॉल टाइप बना दी जाती हैं। ये बहुत ही जो हैवी लहरें वगैरह आती हैं उनको कंट्रोल करता है और सिक्योरिटी भी मेंटेन करता है। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रेक वाटर की वजह से ये एक मेन एंट्री एग्जिट बन जाती है विशाखापट्टनम पोर्ट पे, जिसमें से इंडिया के बड़े शिप्स आते और जाते हैं।
और पीएनएस गाजी इसी एंट्री के पास पहुंच चुका था। और यहां पहुंचने के बाद पीएनएस गाजी का जो कैप्टन था जफर, उसके पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन यह था कि विशाखापट्टनम पोर्ट का जो इनर हार्बर है इस तरफ आईएनएस विक्रांत को ढूंढता हुआ जाए और जहां पे आईएनएस विक्रांत दिखे उस पे टॉर्पिडो यानी कि अंडर वाटर मिसाइल जो है वो फायर करके उड़ा दे उसको। लेकिन विशाखापट्टनम पोर्ट का जो इनर हार्बर था वहां पे वाटर लेवल कम था, 15 मीटर की गहराई थी, तो यहां पे पीएनएस गाजी पकड़ा जाता, उसको उड़ा दिया जाता। तो इस वजह से पीएनएस गाजी 2.1 नॉटिकल माइल से ज्यादा पोर्ट के अंदर नहीं जा सकता था। दूसरा ऑप्शन था कि ये आउटर हार्बर के बाहर वेट करे और जब आईएनएस विक्रांत आए तब टॉर्पिडो यानी कि अंडर वाटर मिसाइल जो है उसको फायर करके आईएनएस विक्रांत को उड़ा दे। और तीसरा ऑप्शन था ये जो बड़े बड़े वाटर ब्रेक आप देख रहे हैं इसके बीच में जो एंट्री एग्जिट का जो रास्ता है उसके पास माइंस बिछा दे। तो जो पीएनएस गाजी का जो कैप्टन जफर था वो डिसाइड करता है कि एक तरफ वो अपनी टीम को पेरिस्कोप से आईएनएस विक्रांत का वेट करने के लिए बोलता है ताकि वो पेरिस्कोप से देखते रहे कि आईएनएस विक्रांत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब तक आईएनएस विक्रांत नहीं मिलता है तब तक ये मेन जो एंट्री एग्जिट थी विशाखापट्टनम पोर्ट की यहाँ पे माइंस बिछाता है। अब देखिए माइंस बिछाने की भी एक उसमें ट्रिक थी। जब भी अब बड़ी शिप्स होती हैं जैसे आईएनएस विक्रांत है, जब भी ये मूव करते हैं तो उसके आगे कॉन्वॉय चलता है। तो अगर माइंस ऐसे ही डायरेक्ट लगा देंगे, कॉन्वॉय का पहला शिप आके इस माइन से टकराएगा और वो उड़ जाएगा, लेकिन आईएनएस विक्रांत बच जाएगा। तो ये जो अंडर वाटर माइंस थी इनके अंदर भी नंबर सेट होते हैं। जैसे अगर 10 नंबर सेट कर दिया तो 10 बार शिप जाएगी उस पर तो कुछ नहीं होगा, और 11वीं शिप जब जाएगी तो उसमें धमाका होगा। तो कैप्टन जफर के पास जितनी भी डिटेल्स थी उसके हिसाब से वो 20 नंबर इन माइंस पे सेट करके माइंस लगाना स्टार्ट करता है। दूसरी टीम कॉन्टिन्यूसली पेरिस्कोप से आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रही थी। तो 28 नवंबर 1971 को कैप्टन जफर यहीं आउटर हार्बर के पास माइंस लगाना स्टार्ट करता है और हर माइन के बीच में 150 मीटर का गैप रखता है और 30 मीटर की डेप्थ मेंटेन करता है। और एक माइन को लगाने में कम से कम 30 से 50 मिनट का टाइम लगता है। तो करीब 40 से 50 मिनट के अंदर ये अपनी पहली माइन लगा लेता है और फिर इसके बाद दूसरी माइन लगाना स्टार्ट करता है। और जैसे ही दूसरी माइन लगा रहा होता है, जो दूसरी टीम थी जो पेरिस्कोप लेके नजर रख रही थी, आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रही थी, उनको दूर से एक शिप आता हुआ दिखता है। एक्चुअल में आईएनएस विक्रांत नहीं था, आईएनएस मगर था जो अपने नॉर्मल रिपेयर वर्क के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ आ रहा था। अब जब पेरिस्कोप में इनको ये शिप दूर से आता हुआ दिखता है तो इनको लगता है कि जब तक वो पास में आएगा तब तक ये दूसरी माइन लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे इनसे मिसकैलकुलेशन हो जाती है। जब तक ये दूसरी माइन लगाते उससे पहले ही शिप इनके पास में आ गया और जैसे ही पास में आया तो इमरजेंसी में पीएनएस गाजी को लेफ्ट साइड में डाइव लगवाई वरना टक्कर हो जाती। और जैसे ही 2400 टन से ज्यादा वेट के गाजी ने सडन डाइव मारी तो एकदम वो डिसबैलेंस हो गया और सीधे नीचे जाके सी के फ्लोर से जाके लगा और लगने के बाद वहीं से फंस जाता है। बहुत ट्राई करता है निकलने की लेकिन वहां से निकल नहीं पाता और गाजी के एक साइड के कुछ मेटल के पार्ट टूट के पानी में चले जाते हैं। और क्योंकि इसका झटका इतना तेज था तो गाजी के अंदर जो टॉर्पीडो ट्यूब्स थी जहां से अंडर वाटर मिसाइल फायर होती है उन सब की पोजीशन हिल जाती है। तो पीएनएस गाजी फंसा तो पड़ा ही था, साथ में ये भी डर खड़ा हो गया था कि मिसाइल जो है वो कभी फायर हो सकती थी। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ये यहाँ पे पीएनएस गाजी फंस चुका था। इस लोकेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स थे 17 डिग्री 40.8 मिनट नॉर्थ, 83 डिग्री 21 मिनट ईस्ट। दूसरी माइन तो लग नहीं पाई थी लेकिन जो एक माइन बिछाई थी इन्होंने वो ऐसी ही लगी रही। ये 1972 में जाके फटी थी लेकिन इस टाइम पे नहीं फटी। अब गाजी तो यहाँ फंसा पड़ा था। 28, 29 और 30 नवंबर 3 दिन तक पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में गाजी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गाजी आखिर है कहां पे। अब देखिए जो सबमरीन्स होती हैं उसके अंदर 2 लॉग बुक मेंटेन होती हैं। एक नेविगेशन लॉग जिसमें सबमरीन की सारी जर्नी, टाइम, पोजीशन, स्पीड ये सब रिकॉर्ड होती है। दूसरी ऑपरेशनल और इंजीनियरिंग लॉग होती है जिसमें उनके फंक्शंस और एक्शन वगैरह रिकॉर्ड होते हैं। तो इसकी नेविगेशन लॉग जो थी वो तो सेम जगह पे रुकी हुई थी लेकिन ऑपरेशनल और इंजीनियरिंग लॉग जो थी वो मेंटेन रही, जिससे आगे चल के भी ये चीज कंफर्म हुई थी कि ये यहाँ पे फंसा हुआ था लेकिन स्टिल वो एक्टिव था। अब ये जो पीएनएस गाजी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी पाकिस्तान के लिए। एयर स्पेस बंद था, नॉर्मल जो सी रूट था उसमें ऑपरेशन एक्स के चलते ब्लास्ट हो रहे थे, शिप्स उधर साइड जाने में डर रहे थे। मुक्ति वानी जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी गुरिल्ला वॉरफेयर उसने स्टार्ट कर दिया था और इन सब से निपटने के लिए जो पीएनएस गाजी भेजा था वो भी गायब हो चुका था। तो एक तरह से पाकिस्तान ने भी मान लिया था कि पीएनएस गाजी शायद डूब गया होगा। तो अब यहां से पाकिस्तान कुछ और एक्शन नहीं करता तो ईस्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट कट चुका था वेस्ट पाकिस्तान से। तो अब पाकिस्तान यहां से फैसला ले लेता है कि 3 दिसंबर 1971 को वो इंडिया के ऊपर वॉर शुरू कर देगा। अब 3 दिसंबर 1971 का जो टाइम था वो तो सेट हो गया था कि इस दिन वॉर करनी है, लेकिन इससे 2 दिन पहले 1 दिसंबर 1971 को ये लोग ईस्ट पाकिस्तान में एक सीक्रेट मैसेज भेजते हैं जिसमें लोग ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मर्चेंट शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इनको बे ऑफ बंगाल में आने के लिए कंप्लीटली मना कर देते हैं। और पाकिस्तान की किस्मत इतनी खराब रहती है कि ये जो मैसेज था ये भी इंडियन इंटेलिजेंस पकड़ लेती है और इंडिया को पता चल जाता है कि पाकिस्तान हमला करने वाला है इंडिया पे। अब इस वॉर में ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि आईएनएस विक्रांत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि इंडिया को पता चल चुका था कि वॉर कभी भी हो सकती
है तो आईएनएस विक्रांत को इस सीक्रेट लोकेशन से बे ऑफ बंगाल में लाना मजबूरी थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि इंडियन नेवी को पीएनएस गाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कहीं फंसा पड़ा है, एक्चुअल में वो है कहां पे, किसी को कुछ नहीं पता था। ये अज्यूम किया जा रहा था कि पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल में छुप के आईएनएस विक्रांत का वेट कर रहा है और जब पाकिस्तान वॉर स्टार्ट करेगा तब पीएनएस गाजी एक्टिव होगा। तो आईएनएस विक्रांत को बे ऑफ बंगाल में लाना भी था और पीएनएस गाजी से बचाना भी था। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाता है कि एक पुराना डिस्ट्रॉयर शिप था आईएनएस राजपूत, ये विशाखापट्टनम पोर्ट पे आया हुआ था। इसको कुछ टाइम के अंदर डीकमीशन होना था, मतलब कि एक्टिव ड्यूटी से हटना था। ये पुराना हो चुका था। ये जो नया वाला आईएनएस राजपूत है ये वो नहीं है, ये उससे अलग है। इसको 1949 में ब्रिटिशर्स से खरीदा था इंडिया ने। तो वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने प्लान बनाया कि ऐसे डायरेक्ट आईएनएस विक्रांत को बे ऑफ बंगाल में लाने की बजाय आईएनएस राजपूत को ही आईएनएस विक्रांत का डिकॉय बना के लाया जा सकता है। और इससे होगा ये कि पीएनएस गाजी जो बे ऑफ बंगाल में घूम रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत समझ लेगा और पाकिस्तान को जो हमला वगैरह करना होगा वो आईएनएस राजपूत पे करेगा। अब ये प्लान तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आईएनएस राजपूत की पूरी टीम के लिए एक जानलेवा मिशन था। इसमें होना यह था कि आईएनएस राजपूत अपने सिग्नल्स ऑन करके बे ऑफ बंगाल में जाएगा ताकि पीएनएस गाजी उसको पकड़ सके। इस मिशन में आईएनएस राजपूत के वापस आने के चांसेस बहुत कम थे। तो अब ये सारा प्लान बना के आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंद्र सिंह को बुला के सारी चीजें बताई जाती हैं कि ऐसे पीएनएस गाजी पाकिस्तान से आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए बे ऑफ बंगाल में आया हुआ है, खुला घूम रहा है। वो एग्जैक्टली है कहां पे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अगर उसने आईएनएस विक्रांत को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो ये इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के अंदर हारने और जीतने तक पे इंपैक्ट डाल सकता है। और आईएनएस विक्रांत को वैसे भी कुछ हो गया तो पूरे इंडियन नेवी का मोरल डाउन हो जाए। तो आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंद्र सिंह ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और कहा कि मैं वापस आऊं या ना आऊं, आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। और आईएनएस राजपूत की पूरी टीम बिना कुछ सोचे इस जानलेवा मिशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। और अगले ही दिन 2 दिसंबर 1971 को तुरंत आईएनएस राजपूत आईएनएस विक्रांत का डिकॉय बनके विशाखापट्टनम पोर्ट से मद्रास वाले रूट पे जाना स्टार्ट कर देता है, जहां उनको लगता है कि पीएनएस गाजी मिल सकता है। पूरे रास्ते आईएनएस राजपूत जो था उसके सिग्नल्स का वॉल्यूम बहुत हाई रखा गया ताकि आसानी से पीएनएस गाजी पिक कर ले उसको। जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे आईएनएस विक्रांत, इनके सिग्नल्स हाई रहते हैं। इसके साथ साथ फेक रेडियो कम्युनिकेशन भी किए गए और ये बोला गया कि आईएनएस विक्रांत मद्रास की तरफ आ रहा है, तैयारी शुरू कर दो। यहां तक कि मद्रास पोर्ट के जो नेवल ऑफिसर इंचार्ज कैप्टन डकवर्थ थे, इनको एन कृष्णन ने एक ओपन कॉल करके कहा कि आईएनएस विक्रांत मद्रास आ रहा है, खड़े होने की जगह बना दीजिए। और ये मैसेज जब कैप्टन डकवर्थ को मिला तो वो बहुत ही हैरान हो गए कि एन कृष्णन ने कितनी बड़ी गलती कर दी, ओपनली ये लाइन बोल दी। अब इसके बाद काफी टाइम तक आईएनएस राजपूत जो था वो सिग्नल अपने ऑन करके पूरे रूट पे घूमता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था कि गाजी जब सी फ्लोर पे टकराया था तो कुछ मेटल के पार्ट टूट के गिर गए थे और वो पानी में फ्लोट होने लगे थे। तो वो मेटल के जो पार्ट थे, वो जो फिशिंग कम्युनिटी थी जो ऑलरेडी ट्रेन थी, उनको ये पार्ट मिल गए। उन्होंने ये पार्ट उठा के इंडियन नेवी को दिए और एन कृष्णन ने जब इन मेटल पार्ट्स को रिव्यू करवाया तो ये पता चला कि ये पीएनएस गाजी के पार्ट है। और यहां से एन कृष्णन ने एज्यूम कर लिया कि पीएनएस गाजी डूब गया है और आईएनएस विक्रांत अब सेफ है, उसको बे ऑफ बंगाल में लाया जा सकता है। और आईएनएस राजपूत जो था, जो इतनी देर से घूम रहा था अपने सिग्नल ऑन करके, उसको वापस आने को कह दिया जाता है। 3 दिसंबर 1971 का दिन आ गया था। इस दिन आईएनएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में पहुंच चुका था और पाकिस्तान और इंडिया दोनों पीएनएस गाजी को डूबा हुआ मान चुके थे। लेकिन पीएनएस गाजी डूबा नहीं था, वो विशाखापट्टनम पोर्ट के पास फंसा हुआ था। पीएनएस गाजी के जो कैप्टन थे, टीम थी, वो सब जिंदा थी। और फिर सेम डे 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वॉर शुरू कर देता है। इंडिया के 8 से ज्यादा एयरफील्ड, अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, पठानकोट, श्रीनगर, इन सब जगह बैक टू बैक हमला कर देता है। In a dramatic escalation of hostilities, Indian forces have launched coordinated strikes across East Pakistan today as refugees continue to pour into India that could reshape South Asia. और इंडियन नेवी क्या करती है, उसकी जो ईस्टर्न फ्लीट थी इंक्लूडिंग आईएनएस विक्रांत, इसको ईस्ट पाकिस्तान की तरफ लगा के पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेट कर देती है। अब एक तरफ वॉर चल रही है, दूसरी तरफ पीएनएस गाजी नीचे फंसा हुआ है और तीसरी तरफ आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम वाले रूट से, जिस तरफ गाजी फंसा हुआ था, उस तरफ से वापस आने लगता है ताकि ईस्टर्न फ्लीट जो थी उसको जाके ज्वाइन कर सके। अब रात में 11:40 पे आईएनएस राजपूत जब वापस आ रहा था और विशाखापट्टनम पोर्ट के पास पहुंचता है जहां पे गाजी फंसा हुआ था, तो आईएनएस राजपूत के सोनार रूम के अंदर जो टीम थी, उन्होंने राइट साइड में सोनार वाइब्रेशन डिटेक्ट करी, मतलब कि साउंड वेव्स और प्रेशर डिस्टर्बेंस डिटेक्ट की। ये वाइब्रेशन एक्चुअल में गाजी की थी, जो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, उसकी थी। अब क्योंकि वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो आईएनएस राजपूत की टीम ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। जिस लोकेशन से वाइब्रेशन आ रही थी उसके पास पहुंच के कैप्टन इंद्र सिंह ने
2 डेप्थ चार्ज फायर करवाए। ये बहुत ही हैवी होते हैं। जब ये 2 डेप्थ चार्ज फायर हुए तो बहुत जोर से धमाका हुआ और आसपास जो लोग थे उनके घरों में हल्का अर्थक्वेक भी आ गया। इस पूरे समुद्र वाले एरिया में हैवी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई और इसकी वजह से हुआ ये कि गाजी के अंदर जो टॉर्पीडो ट्यूब्स थी, जो ऑलरेडी अपनी लोकेशन से हट चुकी थी, हिल चुकी थी, वो अपने आप फायर हो जाती हैं। तो उसकी भी बहुत तेज आवाज आती है। अब वो कहां जाके लगी ये नहीं पता चल पाया, लेकिन बहुत हैवी आवाज के साथ वो फायर हो जाती है। और फिर थोड़े टाइम बाद INS राजपूत की टीम ने देखा तो जिस जगह से वाइब्रेशन आ रही थी वो बंद हो जाती है और INS राजपूत के कैप्टन जो थे ये सारी डिटेल एनक्रिप्शन जो थे उनको भेज के आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले दिन सुबह के टाइम में जो लोकल मछुआरे थे सेम एरिया से उनको मेटल और लाइफ जैकेट मिलती है। उन लाइफ जैकेट्स पे USS डायब्लो लिखा था। ये नाम पहले गाजी का था जब USA के पास था। अब ये चीज जब पता चलती है तो नेक्स्ट डे 4 दिसंबर 1971 की मॉर्निंग में 12:15 पे सेम लोकेशन जहां INS राजपूत ने 2 डेप्थ चार्ज किए थे वहां पे INS अक्षय और कमांड क्लियरेंस डाइविंग टीम को भेजा। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास PNS गाजी की हर एंगल से फोटोग्राफ थी, उनको लेते हैं अपने साथ और सेम जगह पे नीचे जाते हैं और हर एंगल से जो नीचे सबमरीन थी उसको मैच करते हैं। और फिर इसके बाद 5 दिसंबर 1971 को 9:14 पे ये लोग कंफर्म करते हैं कि नीचे 17 डिग्री 40.8 मिनट नॉर्थ, 83 डिग्री 21 मिनट ईस्ट में डूबी हुई जो सबमरीन है वो PNS गाजी ही है। इसके बाद और भी मल्टीपल टीम गई गाजी का एनालिसिस करने। PNS गाजी को जब खोला गया तो उसके अंदर डेड बॉडीज मिली, एक बुक भी मिली जिसका नाम था हाइड्रोग्राफिक करेक्शन बुक। उस पे PNS गाजी लिखा हुआ था। गाजी की लॉग बुक मिली, घड़ी मिली जो 12:15 पे रुकी थी एग्जैक्टली तभी जब INS राजपूत ने फायर किया था। इसके साथ साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो सीक्रेट कोड ट्रांसफर हुए थे PNS गाजी और पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में, वो सीक्रेट कोड भी मिले, आइडेंटिटी प्रूफ्स मिले, कुछ लॉग बुक्स मिली, मशीन इन्फो, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंडियन नेवी हेडक्वार्टर में पहुंचा दी जाती है। डीप एनालिसिस होता है, हर एक चीज को मैच किया जाता है और फिर उसके बाद ये पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं निकल के आती है। ये गाजी की ओरिजिनल फोटोग्राफ है और जब एक एक चीज मैच होने के बाद ये पूरी डिटेल कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में गाजी के साथ क्या हुआ ये सबको बताते हैं। PNS गाजी के खत्म होने के बाद 1971 की जो वॉर थी उसमें INS विक्रांत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को वॉर में सरेंडर करना पड़ा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। और जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि उडू बिजनेस सूट जिसमें HR, अकाउंटिंग, CRM, सेल्स ऐसे 45+ एप्स इंटीग्रेटेड हैं बड़े और छोटे हर बिजनेस के लिए, उसको जरूर ट्राई करें। थैंक यू।